बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों, इस व्याख्यान में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, सेकंड पेपर के अंतर्गत आपको अज्ञेय की कहानी शरणदाता के बारे में बताया गया था। शरणदाता कहानी आपके सेकंड पेपर के सिलेबस में संकलित है और अज्ञेय इसके लेखक हैं, रचनाकार हैं। कहानी का सार संक्षेप और लेखक का परिचय आपको करवा दिया गया था। आज आपको कहानी की समीक्षा के बारे में बताया जाएगा कि कहानी की समीक्षा कैसे की जाती है। कहानी की समीक्षा विद्यार्थियों 6 तत्वों के आधार पर की जाती है: कथानक, पात्र या चरित्र चित्रण, देश काल वातावरण, भाषा, शिल्प, उद्देश्य, संवाद, उद्देश्य आदि के आधार पर कहानी की समीक्षा की जाती है कि इन तत्वों पर कसौटी पे कसने पर कहानी कितनी खरी उतरती है, कहानी कैसी है। विद्यार्थियों, अज्ञेय के परिचय के बारे में या उनके रचनाकार के परिचय के बारे में आपको बता दिया गया था। अज्ञेय हिंदी साहित्य में एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। साहित्य की हर विधा, कविता, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, नाटक, अनुवाद, यात्रावृत्त, किस विषय पर उन्होंने लेखनी नहीं उठाई और जिसको भी उन्होंने स्पर्श किया वो उनकी बहुमुखी प्रतिभा से चमक उठी है वो विधा। हिंदी साहित्य के किसी भी पाठक के लिए अज्ञेय का नाम ज्ञेय ही है। गहरी संवेदनशीलता, सूक्ष्म सौंदर्य की दृष्टि के कारण हिंदी साहित्य में अज्ञेय अपनी अलग पहचान बना लेते हैं। उनकी कहानियों में हिंदी कहानी साहित्य को नई दृष्टि प्राप्त होती है। प्रेमचंदोत्तर काल में स्थितिशीलता की जो स्थिति आ चुकी थी, विषयों की पुनरावृत्ति हो रही थी, उसे अज्ञेय ने अपने कहानी साहित्य के द्वारा तोड़ा। उन्होंने अपनी साहित्य में एक नई जमीन ही तैयार नहीं की, अपितु वहाँ नए, मौलिक, कलात्मक, व्यक्तिवादी, आंतरिक जीवन को रेखांकित करने वाले पौधे भी लगाए। ये सुरुचिपूर्ण, कलात्मक, अभिजात्य पौधों को उन्होंने अपनी प्रतिभा से अधिक समृद्ध बनाया। इस कारण हिंदी साहित्य के इतिहास में इनका कार्य बेजोड़ है, अद्वितीय है। विद्यार्थियों, अज्ञेय का जन्म एक उच्च मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में 7 मार्च सन 1911 में हुआ था और यही कारण है कि उनके साहित्य में भी उच्च मध्यम वर्ग के जीवन का ही बिंब अधिक यथार्थता के साथ बन पड़ा है। अब हम बात करते हैं शरणदाता कहानी की। शरणदाता कहानी के सार से आप परिचित होंगे। ये भारत पाकिस्तान की विभाजन की त्रासदी पर रची हुई कहानी है जो बहुत मार्मिकता के साथ ही मानवीय मूल्यों के विध्वंस को, विघटन को और उनके निर्माण को या नैतिकता या मानवीयता के संरक्षण दोनों की बात ये समान रूप से उठाती है। इसकी कहानी है वो इस प्रकार से है कि देवेंद्र लाल और रफीकुद्दीन 2 दोस्तों की कहानी है जो लाहौर में जब हिंदू मुसलमानों के दंगे जोर पकड़ रहे थे देश के विभाजन के समय, तो उस समय देवेंद्र लाल लाहौर से निकलना चाह रहे थे अन्य हिंदुओं की भांति, लेकिन रफीकुद्दीन उन्हें जाने नहीं दे रहे थे। परंतु देखते देखते आसपास के सारे हिंदू घर खाली हो गए और देवेंद्र लाल भी की पत्नी है वो जलंधर मैके में है, तो वो स्वयं भी वहाँ से निकलना चाहते हैं, शहर छोड़ना चाहते हैं, किंतु दोस्ती के कारण हिम्मत नहीं हो पाती है। रफीकुद्दीन उनको जोर देकर रोक लेते हैं कि ये तो हमारी नाक कटने जैसा सवाल है। तो रफीकुद्दीन के यहीं वो रुक जाते हैं, सोचते हैं कि ये बला टल जाएगी, कुछ दिनों में सब शांत हो जाएगा, तो आप कहाँ जा रहे हैं। लेकिन भयानक खबरें फैलने लगती हैं, यथा विषाक्त वातावरण, द्वेष और घृणा के चाबुक से फड़फड़ाते हिंसा के घोड़े, विष फैलाने को संप्रदायों के अपने संगठन और उसे भड़काने को पुलिस और नौकरशाही। तो आगे इस कहानी में एक ऐसा कथानक बुनते हैं जो यथार्थ सा प्रतीत होता है, जो उस समय के भारत में, तत्कालीन भारत में यहाँ घटित हुआ था
कि कैसे एक अल्पसंख्यक, भले वो हिंदू अल्पसंख्यक हो या मुस्लिम अल्पसंख्यक हो, स्थान विशेष पर कैसे असुरक्षित महसूस करता है। और अंततः जो व्यक्ति की अपनी प्रवृत्ति होती है वो अपने अपने ही धर्म या अपनी ही संप्रदाय या अपने ही कौम की तरफ जाती है। रफ़ीकुद्दीन ने अपने घर में हिंदू को छिपा रखा है, ऐसी खबर बाहर के मुसलमानों को, मुस्लिम मोहल्ले में कई मुसलमानों को पता चल जाती है। रफ़ीकुद्दीन पे दबाव डाला जाता है कि उन्हें बाहर निकाल दें। रफ़ीकुद्दीन ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने ही दोस्ती का, मित्रता का हवाला देते हुए देवेंद्र लाल को रोका है। अब भला वो किस मुंह से कह दें, लेकिन धीरे धीरे उनका भी स्वर, बोलने का जो लय है, लहजा है, वो परिवर्तित होने लगता है। यद्यपि उनकी उदारता और इंसानियत को ध्यान में रखने की प्रवृत्ति से प्रभावित होकर देवेंद्र लाल खुद ही उनके घर से बाहर निकलने का निर्णय ले लेते हैं। तो बहुत आग्रह के बाद रफ़ीकुद्दीन उनकी व्यवस्था अपने एक दोस्त अताउल्ला खान के घर के गैराज में कर देते हैं। उनको लगता है कि बाहर निकलना भी सुरक्षित नहीं है, गैराज में सुविधाएं तो नहीं है, लेकिन जीवन तो बचा ही रहेगा। लेकिन वही सांप्रदायिकता का जहर फिजाओं में इस तरह घुल जाता है कि अताउल्ला खान भोजन में जहर रख करके भिजवा देते हैं। लेकिन शेख साहब की एक लड़की है जेबुनिसा, जिसके स्वर को बड़ा ही मीठा पाते हैं। गैराज में जब घर की ध्वनियों को सुनते हैं कि कौन कौन से सदस्य वहाँ पर है, तो वो इस अमानवीय कृत्य का, जो उसके पिता के ही द्वारा किया गया, उसकी काट कर देती है। खाना कुत्ते को खिलाकर खाइएगा। और देवेंद्र लाल बिलार को वो खाना खिलाते हैं और उसके बाद वहीं से निकल जाते हैं। तो ये कहानी है देश के विभाजन की। विभाजन से पंजाब में नफरत और जो सैलाब आ गया था, उसका यहाँ पर दर्दनाक चित्रण कवि के, लेखक के द्वारा किया गया है। कथानक बहुत मार्मिक है, प्रभावशाली है और कवि ने एक अभिजात्य भाषा के द्वारा, उत्कृष्ट भाषा के द्वारा इसको बांधा है, सदा हुआ है, बहुत विस्तृत भी नहीं है और एक संगठन के साथ प्रभावशाली कथानक इस कहानी का बन पड़ा है। विद्यार्थियों, कहानी का जो दूसरा तत्व है वो है पात्र या चरित्र चित्रण। पात्रों की दृष्टि से देखें तो इसमें देवेंद्र लाल, रफ़ीकुद्दीन महत्वपूर्ण पात्र हैं और इसके पश्चात आते हैं अताउल्ला खान के घर से आने वाली विभिन्न ध्वनियाँ। वो पात्र समक्ष तो नहीं आते, लेकिन जो कथानायक है या स्वयं देवेंद्र लाल है, वो भिन्न भिन्न आवाज़ों के माध्यम से उसमें पहचानते हैं कि शायद ये देवेंद्र, मोटा सा जो खुरदरा स्वर है वो अताउल्ला खान, शेख अताउल्ला का होगा। बारीक जो तीखा स्वर है उनकी पुत्री जेबू का है। तो इस तरह से वो विभिन्न स्वरों को वो पहचानते हैं और इन आधार पर देखते हैं कि जो रफ़ीकुद्दीन है वो मूलतः एक अच्छी प्रकृति के व्यक्ति हैं, मित्रता का निर्वाह करना चाहते हैं, लेकिन बाहर जो सांप्रदायिकता का जहर घुला हुआ है कैसे उन पर दबाव डालता है और वो मित्र को ना चाहते हुए भी घर से जाने की लगभग इजाज़त से दे देते हैं, लेकिन फिर भी मित्र की रक्षा का उपाय वो ठहराते हैं। लेकिन जो दूसरा मित्र होता है वो अपने वायदे पर खरा नहीं उतरता और एक हिंदू को, सिर्फ हिंदू है देवेंद्र लाल, इसके कारण उनको भोजन में विष देकर के मारने का प्रयत्न किया जाता है। तो इस तरह से ये नैतिक मूल्यों की, मानवीयता के पतन की कहानी, विघटन की कहानी है। लेकिन उसमें एक पात्र है जो इस घनघोर अंधेरे के बीच में एक स्फटिक सा चमकता है, आशा की किरण सा सामने आता है। वो है देवेंद्र लाल, वो है अताउल्ला की पुत्री जेबुनिसा, जो मानवता का संदेश देती है और वो एक चिट्ठी, एक पुर्जे के माध्यम से वो संदेश पहुंचा देती है कि मेरे पिता शायद विष इसमें दिया है, तो इस भोजन को आप किसी को खिलाकर खाइएगा। ऐसा इसमें किया है और वो इस संकट में वो मानवीयता की रक्षा करने के एक पात्र के रूप में, सशक्त पात्र के रूप में के उभर कर आती है, जो पूरी कहानी को ही दूसरा मोड़ दे देती है। और अंत में जब देवेंद्र लाल अपने घर पहुंच जाते हैं, तो वो अपने परिवार के पास पहुंच जाते हैं, तो आकाशवाणी के माध्यम से वो संदेश भी कहलवाती है कि आकाशवाणी के माध्यम से उसको पता लगता है कि देवेंद्र लाल घर पहुंच गए हैं। तो एक संदेश भी कहती है कि किसी मजलूम, मेरे पिता ने जो किया उसका बदला किसी मजलूम से न लीजिएगा, क्योंकि पिता ने जो किया उसकी काट मैंने कर दी। अर्थात कहानी अंततः मानवीयता की रक्षा की बात करती है,
अपने जो मनुष्य की आदिम प्रवृत्तियां हैं, जो राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, जो घृणा और संप्रदाय और धर्म विद्वेष की प्रवृत्तियां हैं, उन सब को परे हटाते हुए जेबुनिशा के माध्यम से समधर्म भाव का, मानवता का, मानवीयता की रक्षा का, इंसानियत का संदेश देती है। और ये पात्र इस पर खरा उतरते हैं। पात्रों की दृष्टि से कहानी में बहुत अधिक पात्र नहीं है और नए पात्रों की भीड़ भाड़ है जो इसको पात्रों की दृष्टि से एक श्रेष्ठ कहानी ठहराते हैं। कहानी का तीसरा तत्व है संवाद। संवाद कहानी, वैसे तो संवाद मूलतः नाटक का तत्व है, कहानी का अनिवार्य तत्व नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा तत्व है जो पात्रों के व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करने का सशक्त साधन है। इसी दृष्टि से एक स्थान पर कहा भी गया है, तुम कुछ बोलो ताकि मैं तुमको जान सकूं। अर्थात इसलिए ऐसी ही बातचीत को संवाद कहा जा सकेगा जो पात्र के अंतरंग व्यक्तित्व के साथ संवाद स्थापित कर सके। पात्र जल तरंग के पात्रों के समान संवेदन जल से भरे होते हैं, जो प्रेरक के संपर्क में आने पर निजी स्वर में बज उठते हैं और समष्टि रूप में रचना के आशय के संवादी होते हैं। अज्ञेय शरणदाता में स्वर को पहचान कर उसे वाणी देते हैं। कहानी देविंदर लाल शेख अताउल्ला के घर से आने वाली आवाज़ों को अलग अलग वो पहचानने लगते हैं। कुछ आवाज़ों को शब्दाकार स्पष्ट नहीं हो पाती क्योंकि दूर से तीखी आवाज़ों के बोल ही स्पष्ट रूप से समझ में आते हैं, खुर्दी और भारी आवाज़ों को नहीं। इसी कहानी में म्रियमाण बिलार के शब्दाकार शून्यों के स्वर को क्रम में बड़े ढंग से, सहज ढंग से स्पष्ट किया गया है। विस्मय अन्न खा लेने के बाद बिलार का जो वर्णन है स्वर का या संवाद का, वो इस प्रकार है। सहसा बिलार जोर से गुस्से से चीखा, धीरे धीरे गुस्से का स्वर दर्द के स्वर में परिणित हुआ और फिर एक करुण रिरियाहट में, एक दुर्बल चीख में बूझती हुई सी कराह में, फिर सहसा चुप हो जाने वाली लंबी चीख। देविंदर लाल और रफीकुद्दीन के जो आपसी संवाद है, दोनों की बातचीत, वो दोनों के व्यक्तित्व को, अंतर्द्वंद को स्पष्ट रूप से सामने लाते हैं। संवाद जो होते हैं वो कथा को भी आगे बढ़ाते हैं और बोलने वाले की व्यक्तित्व की चारित्रिक विशेषताओं को भी प्रकट करते हैं। इस दृष्टि से देविंदर लाल और रफीकुद्दीन के आपस में हुए संवाद हैं वो एक उत्तम कोटि के संवाद है। उन्हें वो बहुत अधिक लंबे हैं और नए छोटे हैं। वो अपने उद्देश्य में पूर्ण हैं। अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए उनका वो पर्याप्त आकार में है, पर्याप्त ढंग से रखे गए हैं। दृढ़ता की दृष्टि से संवाद कम लंबाई की होनी चाहिए और ये बात अज्ञेय की शरणदाता कहानी में ऐसा सही सिद्ध होता है। अज्ञेय की कहानियों के संवाद में नाटकीयता भी विद्यमान है। शरणदाता का आरंभ ही नाटकीयता में होता है। अब विद्यार्थियों, हम देश काल और वातावरण की दृष्टि से देखें तो कहानी का देश काल और वातावरण वो है जब 1947 में देश का विभाजन हो गया था और हिंदू और मुसलमानों में चरम में आपसी वैमनस्य प्रसारित हो गया था। सारी फिजाओं में विषाक्त वातावरण, लहू, हिंसा सब जगह सर्वत्र व्याप्त हो गया था। अर्थात मानवता एक प्रकार से मूक या मरणासन्न हो गई थी। वो यहाँ परिवेश है कि देश विभाजन का, पंजाब का और लाहौर की स्थितियों का वर्णन किया गया, कैसे द्वेष और नफरत का सैलाब आया है। आपके समक्ष मैं एक दो थोड़ा सा कहानी का अंश बताती हूँ कि किस तरह से देश विभाजन की स्थितियों को कहानी सटीकता से वर्णन करती है। लेखक किस भांति वर्णन करते हैं बखूबी। शहर तो वीरान हो गया था, जहाँ तहाँ लाशें रखी थी, घर लुट चुके थे और अब जल रहे थे। शहर के किसी नामी डॉक्टर के पास कुछ प्रतिष्ठित लोग गए यह प्रार्थना लेकर कि वे मोहल्ले में जाएं। उनकी सब लोग इज्जत भी करते हैं, इसलिए उनके समझाने का असर होगा और वो मरीज को भी देख सकेंगे। 2 मुसलमान नेताओं के साथ डॉक्टर निकल पड़ते हैं। 2-3 मोहल्ले घूमकर मुसलमानों की बस्ती में एक मरीज देखने के लिए स्टेथोस्कोप निकालकर मरीज पर झुके ही थे कि मरीज के एक रिश्तेदार ने पीठ में चूड़ा भोंक दिया। तो ये वातावरण जो था सांप्रदायिकता का, हिंदू ने मुसलमान को अकेले देखा तो वो उसके खून का प्यासा हो उठा और तो इस भांति ये कहानी है वो देशकाल को बड़ी ही सटीकता से तत्कालीन समय को बखूबी वर्णन करने में समक्ष है। विद्यार्थियों, भाषा की दृष्टि से भी देखें तो कहानी है वो, कहानी की भाषा है वो अज्ञेय की
अभिजात्यता की जैसी प्रवृत्ति है भाषा को लेकर के, वो पूर्ण रूप से इसमें दिखाई देती है। अज्ञेय की प्रवृत्ति तत्समता की ओर है। भाषा का अभिजात्य गुण उनके साहित्य में विद्यमान है। और कभी कभी जैसे मूलतः पंजाबी होने के कारण उनकी भाषा में उर्दू शब्दों का आना स्वाभाविक हो सकता था, लेकिन उनकी भाषा उर्दू में नहीं है। यद्यपि कुछ कहानियों में अवश्य कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं, जैसे शरणदाता में भी ऐसा देखने को मिल जाता है। तो अज्ञेय की जो अभिजात्य प्रवृत्ति है, भाषा की तत्सम प्रधान प्रवृत्ति है, वो हमें इसमें देखने को पड़ती है। भाषा सदी हुई है और कहीं कहीं पर अवश्य उसके तत्सम शब्द उर्दू में भाषा के साथ आ उठते हैं। जैसे आपके मुल्क में कोई अल्पसंख्यक मजलूम हो तो याद कर लीजिएगा। तत्समता की दृष्टि से यद्यपि कभी कभी अज्ञेय की भाषा खटकती है, कभी थोड़ी सी क्लिष्ट भी हो जाती है, लेकिन शरणदाता में ऐसा नहीं हुआ है। उनकी भाषा के स्वरूप की दृष्टि से देखें तो अज्ञेय की सभी कहानियां लगभग ये बात ध्यान आती है कि उनकी भाषा की तत्सम प्रधानता है। यद्यपि कविता की अपेक्षा वहाँ तत्सम प्रधानता कम है, लेकिन फिर भी है। अज्ञेय की जो कहानी है शरणदाता, उसमें कुछ कुछ उर्दू के शब्द भी आते हैं, संस्कृत के साथ में सेकुलरिज्म आदि अंग्रेजी के शब्द भी आते हैं। तो भाषा का मिला जुला स्वरूप वहाँ हमें विद्यमान मिलता है। तत्सम भी है, कुछ उर्दू के शब्द भी हैं, लेकिन जो मूल प्रवृत्ति है लेखक की, वो हमें वहाँ पर अपने पूर्ण स्वरूप में विद्यमान देती है कि भाषा अभिजात्य हो, सटीक हो, अपनी अभिव्यक्ति करने में सक्षम हो। इस दृष्टि से शरणदाता की भाषा है वो अपने उद्देश्य को पूर्ण करने में सफल होती है। अब है अंत में कहानी का उद्देश्य। कहानी का उद्देश्य क्या हो सकता है? कहानी लेखक ने तत्कालीन उस समय के विषाक्त वातावरण को लेकर के लिखी गई है कि जब मानवता कैसे मुंह बाए एक कोने में खड़ी थी। तो अज्ञेय इस कहानी में उन मान्य मूल्यों की स्थापना करते हुए दिखते हैं कि मनुष्य सभी समान है और किसी को कोई धर्म के आधार पर किसी का कोई शत्रु नहीं हो सकता, कोई किसी का मारक नहीं हो सकता। अर्थात जो मजलूम है या जो असहाय है या जिसको सहायता की आवश्यकता है, उनको उसकी आवश्यकता की जानी चाहिए। एक ऊंचे उद्देश्य को स्थापित करती हुई कहानी दिखाई देती है। देश विभाजन से संबंधित 100 से अधिक कहानियां लिखी गई है, लेकिन अगर सर्वश्रेष्ठ कहानियों में चुना जाए तो उसमें शरणदाता को अवश्य ही समाहित करना पड़ेगा। तो ये कहानी कथा वस्तु, चरित्र, परिवेश और शिल्प की दृष्टि से अज्ञेय की विशिष्ट उपलब्धि के रूप में इस कहानी को हम देख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो है रक्षक ही कैसे भक्षक बन जाते हैं। ये स्थितियाँ इस कहानी में दिखाई हैं, लेकिन जैबू जैसे पात्र हैं वो लेखक के उद्देश्य को पूरा करने का कारक बनते हैं, कारण बनते हैं, और मानवता वहाँ दैदीप्यमान स्वरूप में दिखाई देती है। जो लड़की है, एक युवा लड़की है, घर से बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन किस भांति घर के भीतर रहते कागज के पुर्चे में एक संदेश को लिख करके वो लेखक के उद्देश्य को पूर्ण करती है, वो कहानी में बहुत ही सुंदर ढंग से, श्रेष्ठ ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तो विद्यार्थियों, ये लेखक की कहानी शरणदाता है, जो कहानी के समस्त तत्वों के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, भाषा शिल्प के आधार पर, कथा वस्तु, चरित्र और परिवेश की दृष्टि से एक श्रेष्ठ कृति या हिंदी साहित्य की, कहानी साहित्य की या अज्ञेय की साहित्य की एक उपलब्धि है। धन्यवाद।